नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाई राहुल असवाल पे। आज अपन पाचन तंत्र के इस भाग में बात करने वाले हैं पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय। ये तीन जो ग्रंथियां हैं इनके बीच में अपनी आहार नाल का जो छोटी आंत भाग है उसका एक भाग है। छोटी आंत का भी एक भाग है जिसका नाम है ग्रहणी। इसके आसपास इन ग्रंथियों का कुछ नलिकीय व्यवस्थाएं पाई जाती है। उस डायग्राम के बारे में बात करते हैं, फिर अपन बड़ी आंत के बारे में बात करते हैं। तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर ये जो भाग दिख रहा है द्विपालित यानी दो पालियों से मिलकर बना एक संरचना जिसे अपन यकृत कहते हैं। और ये यकृत के अंदर एक पाली बड़ी और एक पाली छोटी होती है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है कौन? लीवर। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर, इसे ही कहते हैं, ठीक है। और इसी यकृत की दोनों पालियों से दो नलिका निकलती है जिन्हें सामान्य रूप से यकृत वाहिनी कहते हैं। और ये जो यकृत वाहिनी है ये आगे चलकर इसके नीचे एक छोटा या ग्रंथि बोलते हैं पित्ताशय, वो पाया जाता है। पित्ताशय पितरस का स्राव करता है। ये पितरस भोजन के अंदर उपस्थित वसा के पाचन में सहायक होता है बच्चों, ठीक है। और इसी पित्ताशय से एक नलिका निकलती है जिसका नाम है पित्तवाहिनी। इसका मतलब क्या हुआ? यकृत से निकलती है यकृत वाहिनी, पित्ताशय से निकलती है पित्तवाहिनी। पित्ताशय से कौन निकलती है? ये जो नलिका दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है? पित्तवाहिनी। ये दोनों मिलकर आगे जाकर एक सामान्य नलिका निर्माण करती है जिसका नाम है सामान्य पित्तवाहिनी या मूल पित्तवाहिनी कहते हैं। ये मूल पित्तवाहिनी इस देखो ये जो सी आकार की आपको संरचना दिखाई दे रही है इस भाग में, ये सी आकार की संरचना है ग्रहणी, जो छोटी आंत का पहला भाग है, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्रॉस करते हुए ये नलिका जिस भाग में खुलती है ये भाग होता है अपने अग्नाशय ग्रंथि का। अग्नाशय ग्रंथि की नलिका होती है उसे अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। अब देखो ये अग्नाशय वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी ये आगे जाकर एक सामान्य नलिका, देखो इधर से ये आ रही है मूल पित्त वाहिनी और इधर से कौन आ रही है? अग्नाशय वाहिनी। ये आगे जाकर जिस नलिका का निर्माण करती है उस नलिका को अपन बोलते हैं यकृत अग्नाशय वाहिनी, जिसका मैंने नाम मेंशन नहीं किया। और इसी यकृत अग्नाशय वाहिनी के अंदर जिस भाग पर ये ग्रहणी से जुड़ी होती है, कौन? यकृत अग्नाशय वाहिनी इस ग्रहणी से जुड़ती है। उस संधि स्थल पर एक वाल या अवरोधनी पाई जाती है। इस अवरोधनी को अपन कहते हैं ओडी की अवरोधनी। और ये ओडी की अवरोधनी बेटा क्या करती है? ये पित्तरस और अपन बोलेंगे अग्नाशय रस को किस में प्रवेश के लिए नियंत्रित करती है? ग्रहणी के अंदर, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं। उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि आपने एक रोग का नाम सुना होगा जिसे अपन बोलते हैं पित्ताशय की पथरी। ये पित्ताशय की पथरी क्या होता है? ये जो पित्तवाहिनी है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है जिसके कारण स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, पत्थर जैसी, उसे पित्ताशय की पथरी नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके जैसे इसने अभी पॉइंट है ये पितरस वसा के पाचन में सहायक होता है, ये बात आपको बता दी गई है। ओडी की अवरोधनी अग्नाशय रस वह पितरस ग्रहणी में जाने से नियंत्रित करती है। मतलब ग्रहणी में जाने से ओडी की अवरोधनी अग्नाशय रस और पितरस किस में जाने से रोकती है? इस ग्रहणी में जाने से नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट, मूल पित्तवाहिनी पित्तवाहिनी यकृत वाहिनी के साथ मिलकर, यानी अपनी ये जो पित्तवाहिनी है ये यकृत वाहिनी के साथ मिलकर मूल पित्तवाहिनी का निर्माण करती है। आगे बात पॉइंट समझ में, अगर डायग्राम समझ में आ गया पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एक बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जहाँ पर भी ये वाल या कपाट अवरोधनी पाई जाती है उनका कार्य क्या होता है? एक दिशीय प्रवाह होता है बेटा। एक दिशीय प्रवाह का अपना तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो इधर से अग्नाशय रस या पितरस जाता है वो वापस इसकी तरफ ना आ जाए, वो आगे ही प्रवेश करे, इसलिए लगाया जाता है, ठीक है। एक दिशीय प्रवाह आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, अपने बात करते हैं बड़ी आंत्र या लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से इसको जानते हैं। तो छोटी आंत्र का जो अंतिम भाग है जिसका नाम है इलियम, तीन भागों में डिवाइड किया था छोटी आंत को, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये जो इलियम भाग है ये बड़ी आंत्र के सिक्कम भाग से जुड़ा होता है। कौन से? बड़ी आंत्र का कौन सा भाग? सिक्कम। इस भाग पे यहाँ से यहाँ जुड़ा होता है और इन दोनों के संधि स्थल पर छोटी आंत का इलियम भाग और बड़ी आंत का सिक्कम भाग, इन दोनों के संधि स्थल पर भी एक कपाट पाया जाता है। इस कपाट का नाम है इलियोसिकल कपाट।
ठीक है। तो इलियोसिकल कपाट याद रखेंगे। और जो अपनी बड़ी आंत्र है इसकी लंबाई आपको मैंने पहले ही बता दी है 1.5 मीटर बेटा, याद रखना, ठीक है। अब देखो इसको बड़ी आंत्र क्यों कहा गया था, क्योंकि इसका व्यास बड़ा था, न कि लंबाई बड़ी थी, ठीक है। अब ये जो बड़ी आंत्र है इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, मलाशय, ठीक है। तो अब बात करते हैं सीकम भाग की। ये जो सीकम भाग है, सीकम को अंधनाल भी कहते हैं और इसी अंधनाल वाले भाग के अंदर कुछ सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, विटामिन B1, B12 और विटामिन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। और इसी सीकम वाले भाग पे एक पत्ती लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। कैसी, ये पत्ती जैसी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे अपन बोलते हैं अपेंडिस। और अपेंडिस साइट को हिंदी में अपन बोलते हैं कृमि रूपी परिशेषिका, जो 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। क्या है, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। और ये अभी अवशेषी अंग के रूप में कहाँ पाई जाती है, मानव के अंदर पाई जाती है। क्योंकि अवशेषी अंग इसलिए बोला कि इसका जो कार्य था वो कार्य था सेलुलोज के पाचन करना, जब जो कि अभी मानव सेलुलोज को ग्रहण नहीं करता है, इसके अंदर ये पाचित ही नहीं होगी, क्योंकि अपना जो अपेंडिस साइट है, कृमि रूपी परिशेषिका है, इसके अंदर सेलुलोज एंजाइम नहीं होता, ये नॉन एक्टिव है अभी, इसीलिए अवशेषी कहा गया है, ठीक है। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा शायद आपको पता होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। अवशेषी अंग वो अंग हैं जो किसी समय कार्य करते थे, लेकिन आधुनिक काल में वो कार्य, उनमें कार्य क्षमता नहीं है, लेकिन उनकी संरचना या वो उपस्थित है, ठीक है, वो कार्य नहीं करते, उन्हें क्या कहेंगे, अवशेषी अंग कहेंगे, ठीक है। किसी समय में उस जीव के शरीर में वो एक्टिव थे, लेकिन आज वो एक्टिव नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे, अवशेषी अंग कहेंगे। और ये द्वितीयक लसिकाभ अंग की तरह भी कार्य करते हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंग से मेरा जो तात्पर्य वो ये है कि ये लसिकाभ जो अंग हैं ये एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं प्रतिरक्षी और प्रतिजन का युद्ध स्थल है। कहने का मतलब क्या है, बाहर से आने वाला सूक्ष्म जीव और अपने शरीर में कुछ प्रतिरक्षियां बनाई जाती हैं, उन दोनों का जो जहां पर इनकी रिएक्शन होती है वो कौन सा अंग होते हैं, लसिकाभ अंग। कहने का मतलब अपने प्रतिरक्षा तंत्र के एक प्रकार से ये सहायक अंग हैं। आ गई क्या, अरे आई क्या बात समझ में, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत्र का जो अंतिम भाग है इलियम, वो जुड़ा होता है सीकम से। एक देखो इलियम वर्ड है, 2 कॉमन वर्ड है। देखो इसके अंदर देखो, एक इलियम के अंदर हाथी वाला ई है और एक के अंदर आई है, आई लव यू वाला आई, ठीक है। तो इस जिसके अंदर एलिफेंट वाला ई है वो तो है आंत्र का भाग, एलिफेंट वाला यानी हाथी वाला ई आता है जिस इलियम वर्ड में, वो है आंत्र। और जिसके अंदर आई लव यू वाला आई आता है, इल्लू इल्लू वाला जो आई आता है, वो क्या होता है, अस्थि है। ये अस्थि पाई जाती है आपके श्रोणी भाग में। कहाँ पाई जाती है, ये श्रोणी क्षेत्र के अंदर एक अस्थि पाई जाती है, इलियम इस्चियम प्यूबिस नाम की 3 अस्थियाँ जुड़ा होता है तीनों का, जिनमें से ये इलियम है, ठीक है, अस्थि। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बड़ी आंत्र को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया था अभी, सीकम, ये कोलोन हो गई और ये रेक्टम यानी मलाशय है। तो अब देखो सीकम का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कोलोन भाग, जिसे वृद्धांत्र बोलते हैं। ये वृद्धांत्र अपने आप में 3 भागों में वर्गीकृत है। ये भाग ऊपर की ओर जो जा रहा है वो आरोही है, ये जो अनुप्रस्थ है इसे बोलेंगे अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, और ये है अवरोही वृद्धांत्र, नीचे की ओर जो आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ रेखीय स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिन्हें हास्ट्रा कहते हैं, और ये हास्ट्रा क्या करती है, क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, जिससे बड़ी आंत्र के अंदर कुछ भोज्य पदार्थ हैं जैसे औषधि, जल, विटामिन्स, इनका अवशोषण होता है, वो अवशोषण और अधिक बढ़ जाएगा इनके अंदर जब हास्ट्रा उपस्थित होंगे। इसके समूह को, ये लाइनें हैं इनको अपन कहेंगे टीनी समूह है। ये अनुप्रस्थ लाइनों को हास्ट्रा कहेंगे और इनके समूह को क्या कहेंगे, टीनी समूह के नाम से अपन जानते हैं बेटा। अब इसके बाद में ये जो आरोही वृद्धांत्र, इसके बाद में ये सिग्मोइड एस नामक एस जैसी संरचना दिख रही है, इसे बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन। इस सिग्मोइड कोलोन के बाद में ये है मलाशय, जहाँ पर जो अपना अपचित भोजन है वो अस्थायी रूप से संचित रहता है अल्प समय के लिए, उसे बाद में उत्सर्जी क्रियाओं द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। किधर से, गुदा नाल से होते हुए गुदा से बाहर त्याग दिया जाता है। यहाँ पर भी 2 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं, अनैच्छिक और ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं, जो कपाट के रूप में कार्य संपादित करती हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी बड़ी आंत्र। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई बात अगर समझ में नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में फेंकिए, मैं तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके आगे अपन अध्ययन करते हैं आहार नाल के स्तरों के बारे में, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कर लो।